हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये विजन आईएएस की फरवरी मंथ की मैगजीन है जिसमें मैंने आपको कल पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक को कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के बाद नीचे आता है सिक्योरिटी। तो आज हम आपको सिक्योरिटीज़ वाले सेक्शन, छोटा सेक्शन है, इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ। फिर कल से हम लोग इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सिक्योरिटी। ये प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सिक्योरिटीज वाले सेक्शंस में। इसमें पहला आर्टिकल है ग्रे जोन युद्ध। ये एक बड़ा आर्टिकल है और यही एकमात्र बड़ा आर्टिकल है। इसके बाद हम लोग न्यूज एंड शॉर्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो ग्रे जोन युद्ध क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। सुर्खियों में क्यों रहा इसको समझना है, और ये कैसे अन्य प्रकार के जो वॉरफेयर्स हैं, जो युद्ध की अन्य तकनीक होती हैं, उस पर कैसे ये अलग है, इसको हम लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ग्रे जोन युद्ध है, ठीक है। सुर्खियों में क्यों रहा? भारत का जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है सीडीएस, इन्होंने रायसीना डायलॉग में, रायसीना डायलॉग के बारे में आपको जानना जरूरी है कि ओआरएफ फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में उसी के साथ मिलकर के ये डायलॉग्स आयोजित होते हैं। इसके बारे में नीचे हम लोग पढ़ेंगे। तो रायसीना डायलॉग्स का जो 9वां संस्करण था उसमें अनौपचारिक युद्धों पर, यानी कि अनऑफिशियल जो वॉर हो रहे हैं उस पर चर्चा के दौरान ग्रे जोन वॉर के मुद्दे पर प्रकाश डाला। किसने डाला? सीडीएस ने डाला। इसलिए ग्रे जोन वॉर जो फेयर है, इसको आपको जानना बेहद जरूरी होता है कि आखिर ये क्या है। और इसको आप मेंस के इंटरनल सिक्योरिटीज़ वाले सेक्शंस में इसको आप जो है कुछ और, जैसे कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस में सिक्योरिटीज़ के पर्सपेक्टिव से जो भी प्रश्न बनेंगे उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह की चीज़ों में भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य समझेंगे पहले। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि जो ग्रे जोन युद्ध है उस पर इस्तेमाल दक्षिण चीन सागर और भारत की जो उत्तरी सीमाएं हैं उस पर किया जा रहा है। ग्रे जो वॉर युद्ध है, ग्रे जोन युद्ध है, वो क्या है उसमें कि दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर का आप मैप को देखो, दक्षिण चीन सागर आपको पूरा पता चलेगा कि चीन वहाँ पे ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। और भारत की जो उत्तरी सीमाएं हैं, ये भारत हो गया आपका, तो इसका जो नॉर्थ वाली सीमाएं है ना, उस पर यहाँ पे ग्रे जोन युद्ध जो है वो लगातार इसके प्रयास किए जा रहे हैं और हो भी रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ताइवान के खिलाफ भी ग्रे जोन युद्ध रणनीति का उपयोग कर रहा है। और हाल ही में अगर देखा जाए तो कुछ रूस की और चीन की कार्रवाइयों को भी ग्रे जोन युद्ध के उदाहरण के रूप में पहचाना गया है, ठीक है। तो ग्रे जोन युद्ध होता क्या है पहले तो आप ये समझो। तो युद्ध में दो चीज़ें होती हैं। एक तो परंपरागत युद्ध होता है जिसमें कि आप सीधे सीधे जो हथियार होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, जैसे मिसाइल, टैंक, गोला बारूद वगैरह। एक जो है नॉन ट्रेडिशनल, जैसे कि उसमें साइबर थ्रेट होगा, अनेक प्रकार की जो प्रॉक्सी वॉर्स होंगे जिसमें कि आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वगैरह जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल जो है ये युद्ध के तकनीक हैं। लेकिन क्या है कि ये एक अलग प्रकार का रणनीतिक युद्ध है। ये एक अलग प्रकार का रणनीतिक युद्ध जिसमें कि ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल से ऊपर उठ करके वर्तमान में ये एक बहुत बड़ा प्रचलन का रूप ले रहा है, देशों के बीच में सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में उभर रहा है। तो कैसे? तो देखते हैं कि ग्रे जोन युद्ध में जो युद्ध का पारंपरिक तरीका है उससे अलग जो है गैर परंपरागत युद्ध रणनीति है। युद्ध की पॉलिसी जो है वो गैर परंपरागत है, नॉन ट्रेडिशनल है। और जो रणनीति है उसका उपयोग इस्तेमाल किया जा रहा है जो गैर परंपरागत है, और इसके युद्ध पारंपरिक युद्ध की सीमा से नीचे रखा गया। इसलिए जो इसको पारंपरिक युद्ध जो होता है उसकी सीमा से नीचे रखा। इसका उद्देश्य क्या है कि किसी भी जो आपका प्रतिद्वंदी है, जैसे मान लो कि मेरा प्रतिद्वंदी एग्जाम्पल के तौर पर आप बताऊँ पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, ठीक। तो पाकिस्तान अगर आपका प्रतिद्वंदी है तो उसको खतरा महसूस न, ये आपको उसको बिल्कुल यह महसूस ना हो कि हम उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हैं या हम उसके लिए कोई खतरा के जो है खतरा बनना चाहते हैं या बन रहे हैं या हम खतरा हैं, ठीक है। तो बिना उसको कोई महसूस कराए खतरा, उस पर हमला किए जाने का जो एहसास कराए बिना उसे नुकसान पहुँचाया जा रहा है। जैसे कि आप मान लो कि उसको पता भी नहीं हो, उसको बिल्कुल एहसास भी नहीं हो कि हम आपके प्रतिद्वंदी हैं, और उससे क्या है कि लगातार उसे जो है उसके हानि पहुंचाई जा रही हो। यही तकनीक इसमें इस्तेमाल हो रही है। कैसे? उसको देखते हैं। इसका सबसे उदाहरण अच्छा तरीका क्या है? चीन की सलामी स्लाइसिंग। इसमें होता क्या है कि बहुत छोटे छोटे क्रमिक तौर पे, जैसे कि एकदम मान लो कि जैसे अभी आपने देखा होगा बार बार चीन जो है, ये भारत की जो उत्तरी सीमाएं हैं, यहाँ चीन क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश की जो एरियाज हैं इसको अपना दावा करता है धीरे धीरे। डोकलाम वाला क्षेत्र था सिक्किम के पास, उसको उस पर विवाद हुआ। फिर इसके बाद पैंगोंग त्सो लेक था, इस पर विवाद हुआ और चीन ने कब्जा भी किया इस पर, ठीक है। एक्साई चीन जो है अधिकतर इस एरिया को कब्जा कैसे किया है,
इसी तरीके से कब्जा किया है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे विवाद करके। कहीं ना कहीं उस पर बिल्कुल एहसास होता नहीं कि यहाँ पे उसने युद्ध छेड़ा हुआ है, पर वो क्या है, क्रमिक तौर पे हमारी जो है भूमि को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे देश के अंदर जरूरी नहीं कि भूमि सिर्फ जमीन को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि उसने जो है कई बार उसने साइबर अटैक्स भी किए हैं, और ये इसका उदाहरण हम नीचे देखेंगे। इससे क्या होता है कि ये हमारे जो राजनीतिक जो परिदृश्य है, जो हमारा जो सीमाएं हैं, जो हमारे एसेट है, जो नेशनल एसेट है, उसको ये नुकसान इस युद्ध के रणनीति से पहुंचता है। ठीक है, अब इसमें बहुत क्रमिक रूप से धीरे धीरे जो सीमा क्षेत्र पे कब्जा करते हैं। ठीक, अब इससे होता क्या है कि अगर मान लो क्रमिक रूप से सीमा क्षेत्र पे कब्जा होता रहेगा, तो इससे मालूम क्या चलेगा कि मालूम एक चीज़ ये भी चलेगा कि ये देश कितना अधिक टॉलरेट कर सकता है। जैसे मान लो भारत, जब तक आप थोड़ा करके उसको कब्जा करोगे, तो जाहिर सी बात है उसको एहसास भी जब नहीं होगा, तो वो जब तक एहसास होगा तब तक कि उसकी सीमा कितनी है सहन शक्ति की, वो भी टेस्ट हो जाएगा। यानी ये हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है देश की नहीं, अगर तुरंत आक्रमण कर देगा तो फिर वही चीज़ें वहीं रुक जाएंगी, या फिर हो सकता है उसका कुछ अलग विकल्प हो जाए। लेकिन इससे जो है आपकी सहनशीलता का भी टेस्ट हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल चीन जो है बहुत चालाकी से दक्षिण चीन सागर में भी जो रीजनल एक्सपेंशन है, क्षेत्रीय विस्तार है, उसके लिए ये अपना कर रहा है। ठीक, अब ये जो ग्रे जोन युद्ध की जो गतिविधियां होती हैं बहुत कम नोटिस हो पाती हैं, और ये छल कपटपूर्ण होती हैं, ये भी ध्यान इसको देना है आपको। छल कपटपूर्ण होती हैं, इसमें कोई नियम भी नहीं होता, कोई नियम तो इसका होगा नहीं। युद्ध की फ्रंट लाइन हर जगह होती है, जाहिर सी बात है। जैसे कि फ्रंट लाइन के तौर पर आप युद्ध की देखिए ना, आप चाइना को आप या अपने ऊपर एग्जाम्पल लेकर देख लो। जम्मू कश्मीर के रीजन में भी वो अपना दावा ठोकता रहता है, हिमाचल प्रदेश में भी दावा ठोकता है, उत्तराखंड की तरफ जो है नीचे आइए, अब सिक्किम आइए, फिर अरुणाचल प्रदेश, मतलब जहाँ उसको मौका मिल जाएगा वो आपको जो है नीचे आपका हमनटुटा जो है श्रीलंका वाला एरिया में भी वहाँ पे ले, जिबूती में उसने कब्जा कर लिया। एक प्रकार से उसने ग्वादर पाकिस्तान को उसने जहाँ मौका पाया वहाँ पर उसने कब्जा किया है। तो ये क्या है कि एक प्रकार से इंसान को हर तरह से उसके फ्रंट लाइन खुली रहेगी, कहीं से भी उसको जो है एहसास भी नहीं होगा कि नहीं यहाँ पे आपको कब्जा हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, ग्वादर पोर्ट पे जब डेवलपमेंट हुआ, या फिर नेपाल के साथ उसने टाइप किया, या फिर बांग्लादेश को उसने जो टाइप किया, म्यांमार से टाइप किया, श्रीलंका के साथ टाइप किया, तो उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये कि आप डायरेक्टली आप उसको जो है क्लेम भी नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर ये खतरा है, बल्कि उसने तो अब बोला भी कि दूसरे देश की सॉवरेनिटी है, उसका हम सम्मान करते हैं। इस प्रकार की भाषाएं का इस्तेमाल करेगा कि डिप्लोमेटिक भाषाएं हैं, लेकिन वो क्या है, एक प्रकार से एक फ्रंट खुल रहा है युद्ध का, और एक जो है हमारे नेशनल थ्रेट के रूप में वो उभरता जाता है। तो इसी प्रकार से जो है ये युद्ध की तकनीक होती है, जिसमें जो कार्रवाई होती है उसका जो प्रभाव होगा काफ़ी लंबे समय तक ये बाद तक देखने को मिलता है, काफ़ी लंबे समय तक बाद। ठीक है, कई सारे जो है आयाम डायमेंशंस को इसी युद्ध के तकनीक के जरिए लाया जाता है, और जो स्थिति क्या होती है कि न चाहते हुए भी कई बार गंभीर रूप ले लेती है। तो ऐसे में इसकी प्रमुख गतिविधियाँ क्या होती हैं और प्रमुख कंपोनेंट्स क्या होते हैं इस युद्ध के? तो साइबर ऑपरेशन सबसे बड़ी होता है इस पर, कि इसमें हैकिंग किया जाएगा, डेटा चोरी की जाएगी, डेटा को करप्ट किया जाएगा, कुछ आपके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया जाएगा, साइबर जासूसी की जाएगी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं साइबर ऑपरेशंस जो होते हैं ग्रे वॉर टेक्निक में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो ये साइबर ऑपरेशंस क्या होता है कि भौतिक तौर पे या प्रत्यक्ष तौर पे कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हमारी राजनीतिक प्रणाली सिस्टम है, अर्थव्यवस्था, उसको बाधित करता है। जैसे कि अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लो कि महाराष्ट्र में पावर ग्रिड पर साइबर हमला हुआ, पूरी मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी कट आउट हो गई थी। ठीक है, ब्लैक आउट हो गया, पूरा एकदम अंधेरा छा गया था, कहीं लाइट ही नहीं थी। बाद में मालूम चला चाइना के साइबर जो है वहाँ से चाइना की तरफ से साइबर अटैक्स ये हुए थे जांच में। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। इन्फॉर्मेशन वार होता है, ये मनोवैज्ञानिक ऑपरेशंस होते हैं। इन्फॉर्मेशन वार मतलब कि जो भी सूचना तंत्र का जो सिस्टम है, जैसे कि आप मान लो सूचना तंत्र में क्या, सोशल मीडिया सबसे बड़ा, न्यूज, ठीक है, चैनल्स, अनेक प्रकार के जो भी आपके इन्फॉर्मेशन जहाँ से सूचनाएं मिलती हैं उस पर दुष्प्रचार फैलाना। उस पर क्या होता है कि छद्म रूप से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, नए नए तकनीकों का इस्तेमाल करके, मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन करके, समाज में विभाजन पैदा करके, राष्ट्र के भीतर जो भी संस्था है उस पर विश्वास को कम करके, फर्जी खबरें फैला करके, अफवाहें फैला करके, दुष्प्रचार फैला करके, हेर फेर करके, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के टेक्निक में किया जाता है। और ये बहुत बड़ा आज के समय में थ्रेट है नेशनल। ये क्या होता है कि ये ट्रांसनेशनल जो है इसका नेचर है, मतलब कि नेशन से परे, यानी कि अगर कोई अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति है या फिर चाइना में बैठा हुआ दुश्मन है,
है वो भी ये क्या है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी देश की राजनीतिक स्थिरता, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हर एक चीज़ को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है या उसके खिलाफ अविश्वास, डिस्ट्रस्ट पैदा कर सकता है। ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में हो भी रही हैं। ठीक है, छद्म बलों को समर्थन, ये इसका एक कंपोनेंट है। जैसे कि जो नॉन स्टेट एक्टर है, गैर राज्यभिकर्ताओं को क्या बोलते हैं? नॉन स्टेट एक्टर, यानी कि राज्य द्वारा जो ऑफिशियल उसकी आर्मी नहीं बल्कि उसके द्वारा प्रायोजित अन्य अनेक प्रकार के जो जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, उग्रवादी हो गए, माओवादी हो गए, या अन्य जो है कि नॉन स्टेट एक्टर विद्रोही समूह या अन्य सैन्य समूहों को समर्थन देते हैं, जिससे क्या दुश्मन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है कि ये हमला अटैक करते हैं और इससे जो किसी देश का उद्देश्य अपना पूरा हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भारत में नक्सली समूहों को विदेशी जो एजेंसियों से मिलने वाला समर्थन होता है, ये भी चीज़ें होती हैं। आर्थिक दबाव होता है, इसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर करने के लिए बैन लगा देना, व्यापार प्रतिबंध कर देना, वित्तीय बाजार में हेरफेर कर देना। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये ऐसा कई सारे व्यापार प्रतिबंध लगाए थे। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देना, यानी कि यह पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को कमजोर कर देता है, चुनाव को प्रभावित करता है। कई बार आरोप लगे रसिया का अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप, इसी प्रकार से भारत के चुनाव में हस्तक्षेप। कई सारे जो चुनाव होते हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री में, जिसमें कि अन्य प्रकार के जो दुश्मन देश होते हैं वो उसको इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। ताज़ा एग्जाम्पल के तौर पे मालदीव का एग्जाम्पल लगता है। मालदीव पे आरोप लगा, मालदीव पे चाइना ने, वहाँ पे चाइना समर्थित सरकार थी, उसी के द्वारा फंडित थी, और ये भारत के खिलाफ जो है उसने अनाप शनाप बयान भी दिए। तो ये आप ताज़ा एग्जाम्पल के तौर पर इस पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये और कुछ अन्य जो होती है जैसे गुरिल्ला युद्ध तकनीक हो गया, कानूनी या कूटनीतिक पैंतराबाजी हो गया, धमकी हो गया, जैसे कि उत्तर कोरिया हमेशा करता रहता है, ईरान करता रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपका ग्रे जो है वो ग्रे जोन युद्ध में ये सब चीज़ें आती रहती हैं। ठीक, तो ऐसे में आगे की राह जो है भारत की जो है वो उपाय क्या है जो कि भारत को ग्रे जो युद्ध से निपटने में मदद करेंगे? तो थिएटर कमांड का गठन करना बहुत जरूरी है। इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और अलग अलग जो कमांड्स हैं उसके बीच में इंटीग्रेशन सुनिश्चित होगा। तो थिएटर कमांड जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारी कैपेसिटी को जल्दी से जल्दी बढ़ावा देना है। इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर की जो कैपेसिटी है उसको उससे टैकल करने में जोर देना चाहिए। विशेष ऑपरेशंस करने चाहिए। फर्जी अकाउंट्स, फर्जी इंफॉर्मेशन, फर्जी खबरें, फर्जी डीप फेक, अभी प्रधानमंत्री ने डीप फेक की बात की थी, उस पर भी आपको ध्यान देना है। डीप फेक पे एआई का इस्तेमाल करके जो दुरुपयोग किए जाएंगे उस पर हमें जो है उसकी कैपेसिटी को बिल्डअप करना है। हमारे साइबर थ्रेट से निपटने की कैपेसिटी पे बिल्डअप करना है और अंतरिक्ष कमांड को भी मजबूत करना है, जिससे क्या हो सकता है कि जल्दी से जल्दी हम इससे इन सारे थ्रेट से निपटने में हम सक्षम हो पाएंगे। सक्रिय निगरानी करनी है और हमें प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का स्थापना करना है। ठीक है, कैपेसिटी के जो प्रदर्शन उसके लिए हमें उसके लिए क्षमता प्रदर्शन के लिए हमें ताकत दिखानी है। ये भी ध्यान देना है कि विरोधियों को रोकने के लिए साइबर इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक और अन्य क्षेत्रों में कैपेसिटी का नियमित तौर पर प्रदर्शन कर सके, ताकि लोग, क्या होता है कि इससे होता क्या है कि एक तरह डिटेंट पैदा होता है। डिटेंट क्या होता है कि इससे जो है आपके खिलाफ जो कोई भी व्यक्ति युद्ध करने से एक बार जरूर सोचेगा कि नहीं इसके पास ये टेक्नोलॉजी है, तो ये युद्ध है, ये वेपन है, हम इसके खिलाफ अगर कुछ भी कार्य करते हैं तो ये जरूर से हमारे ऊपर भी हमला करेगा। तो ये एक भय जो होता है वो बना रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है दुष्प्रचार से निपटने के लिए, और इंसर्जेंट समूहों के फाइनेंस को रोकना भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया। अब कुछ प्रमुख पहल भारत ने किए हुए हैं जो कि भारत के ग्रे जोन युद्ध का मुकाबला करने में मदद करते हैं। जैसे क्या कि चीफ ऑफ डिफेंस पद का गठन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, जो भारत के सशस्त्र बलों के बीच में समन्वय करेगा और तीनों जो रक्षा बल है उसकी इफेक्टिवनेस को और युद्ध की कैपेसिटी को एकीकरण करके सुधार करेगा। आधुनिकीकरण में मदद करेगा ये युद्ध प्रणालियों में टेक्नोलॉजी का समावेश करके, जैसे कि इसमें भारत सरकार ने आईडेक्स पहल भी किया था, इसमें स्टार्टअप का परिवेश का लाभ उठा रही है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस का। ठीक है, इसी प्रकार से रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता पे सरकार जोड़ रही है। सरकार रक्षा खरीद प्रक्रिया आदि की सहायता से जो है रक्षा विनिर्माण में जो आत्मनिर्भरता उसको बढ़ावा दे रही है। समान विचारधारा वाले देशों के साथ भारत सहयोग भी कर रहा है, जैसे भारत ने अमेरिका के साथ किया। ठीक है, जिसमें किस जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट को समझौता किया। इसी प्रकार से फ्रांस के साथ, इसी प्रकार से इजराइल के साथ, इसी प्रकार से जो है अन्य देशों के साथ जो है भारत अपनी सुरक्षा सिक्योरिटीज को बढ़ावा दे रहा है। साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए सरकार ने एक नोडल एजेंसी की स्थापना की जिसका नाम है CERT यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा जो है पब्लिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है,
इस पर आपको ध्यान देना है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर CERT है, इसको आपने पढ़ा होगा, मैंने मंथली मैगजीन में आपको पढ़ाया था, ठीक है। कुछ अन्य तक जो अभी क्या अन्य तरीके होते हैं उसकी तुलना में ग्रे जोन युद्ध को प्राथमिकता क्यों जाती है, क्योंकि क्या हो गया परमाणु युग में पारस्परिक संघर्ष की कास्ट काफ़ी अधिक होगी। अगर मान लो कि अगर एक देश दूसरे देश के साथ डायरेक्टली लड़ते हैं तो उसमें जनधन की हानि होगी, इकोनॉमिक हानि होगी, सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा और उसको बिल्डअप करना आज के समय में काफ़ी कठिन हो जाता है, फिर से दोबारा रिन्यू करना। तो ऐसे में इसीलिए जो है ग्रे जोन युद्ध को प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक है। इसमें अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए जो है देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे बड़े बड़े जो अगर मान लो कि जिन देशों के पास कोई संसाधन या शक्ति बड़े प्रकार के पहुंच नहीं तो वे भी इस प्रकार के युद्ध को अधिक पसंद करते हैं, इसीलिए इसको अधिक प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। इसने आप जो इस वाले पूरे आर्टिकल को आपने समझ लिया। अब आता है रायसीना डायलॉग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें जियो इकोनॉमिक जो होते हैं इसके संबंध में भारत में एक प्रमुख सम्मेलन होता है, डायलॉग्स होता है रायसीना डायलॉग, जिसमें वैश्विक समुदाय द्वारा जो भी चुनौतीपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, जो अभी वर्तमान में पूरे विश्व के समक्ष जो भी मुद्दे हैं उनको यहाँ पर उसका हल निकाला जाता है। डायलॉग्स होती हैं, देशों के प्रतिनिधि आते हैं और मिलते हैं और बातचीत करते हैं। इसमें इसकी मेजबानी कौन करते हैं, तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है वो करता है, ORF इसको बोलते हैं। ORF की साइड को देखिएगा, आपको बहुत सारे IR के कंटेंट मिल जाएंगे, जिसका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है। ORF जो है उसके लिए एक रामबाण है साइट, जिसमें कि बहुत सारे जो है स्कॉलर्स वहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह लिखते रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। अब इसकी 2024 की थीम क्या थी, तो चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन, यानी कि चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि 4C की बात की जा रही थी यहाँ पे, 4C की, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेक्स्ट के बाद कॉर्पोरेट और क्रिएट, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। अब आता है कि न्यूज इन शॉर्ट्स, जहाँ से प्रीलिम्स में कुछ चीज़ें बन सकती हैं। तो यहाँ पे देखा, पहला न्यूज है कि USA ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। तो अमेरिका की जो डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी है, उसने भारत सरकार को MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन और उसके संबंध में अन्य जो उपकरण उसकी बिक्री के संबंध में अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया है। ड्रोन क्या होते हैं कि मानव निर्मित और हवाई नियंत्रित वाहन होते हैं, जो मानव निर्मित और मानव नियंत्रित जो है हवाई वाहन होते हैं, जो कि रिमोट से संचालित होते हैं व्यक्ति द्वारा, और ये घातक और गैर घातक पेलोड्स को लेकर उड़ते हैं। तो आपको इसमें ध्यान देना ये है कि भारत में जो रक्षा क्षेत्र के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकियाँ क्या हैं, तो इसमें कई सारे जो है ड्रोन हैं, जिसमें कि काउंटर ड्रोन प्रणाली है, DRDO रुस्तम है, ये DRDO नेत्र है, इसमें अनेक प्रकार के जो लक्ष्य और निशांत भी हैं, तो ये सारे ड्रोन्स हैं। अभी जो अमेरिका से मिला है MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स हैं, इसको हम लोग सेटेलाइट की मदद से संचालित कर सकते हैं और 30 घंटे से अधिक ये आकाश में उड़ान भर सकता है। सिविल विमानों के साथ सुरक्षित रूप से ये इसको इंटीग्रेट भी हम कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। और ये समुद्री खुफिया सूचनाओं को जुटाने, टोह लेने, निगरानी करने, यानी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉन्सिनेंस की क्षमताओं से लैस है। महासागर की सतह के ऊपर और नीचे जो है रियल टाइम में भी ये खोज करने और गश्त लगाने की क्षमताओं से जो है ये लैस है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है इसमें। अब आता है कि रक्षा क्षेत्र में जो ड्रोन तकनीक है उसका महत्व क्या है, तो ये स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि रियल टाइम विजुअल्स और डेटा को उपलब्ध कराते हैं, शीघ्र निर्णय लेने में मदद मिलती है, और जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें कार्मिकों जो होंगी, जो लोग उसमें ऑपरेशंस में कोई सैन्य ऑपरेशंस हो रहा है तो उसमें खतरा उन पर टल जाता है, काफ़ी किफ़ायती होते हैं। और ये टैक्टिकल भी होते हैं, सामरिक तौर पे ये सटीक हमला भी करते हैं, लक्ष्य के आसपास का नुकसान कम होता है, और दुर्गम क्षेत्रों में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्रोन की चुनौतियां भारत में क्या है, मेंस में पूछ सकता है, तो प्रबंधन का फ्रेमवर्क काफ़ी जटिल है। विमानन सेक्टर का तेज हवाओं जैसी प्रतिकूल जो मौसमी स्थिति, उसमें ड्रोन का संचालन काफ़ी कठिन होता है, निजता और सुरक्षा का उल्लंघन होने का खतरा है। ये सारी चुनौतियां हैं, इसको आप जानना जरूरी है मेंस के हिसाब से, ठीक है। अब अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट जो है, DRDO ने अभ्यास हीट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। तो सबसे पहले यही प्रीलिम्स में पूछ सकता है, UPSC में भी पूछ सकता है, UPPCS और BPSC वगैरह के जो वनडे एग्जाम्स हैं और इनमें जो है PCS के एग्जाम्स हैं उसमें भी सवाल पूछ सकता है कि अभ्यास हीट का आयोजन किसने किया, तो DRDO ने किया है। अब ये क्या है कि यह इस यान को जो है ऑटो पायलट की सहायता से जो स्वचालित उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है। DRDO का जो वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान है उसने इसको विकसित किया है। इसमें लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम भी है, और अभ्यास के लिए जो न्यूनतम लॉजिस्टिक होती है उसकी आवश्यकता होती है। तो ऐसे में क्या होता है, न्यूनतम लॉजिस्टिक इसमें होती है, इसलिए जो है अन्य जो यान है, जो अन्य विमान है उसकी तुलना में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव बहुत अच्छा है ये, ठीक है। INS संधायक आता है। अब
आईएनएस संधायक को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और ये सर्वे वेसल लार्ज श्रेणी का सबसे पहला पोत है। ये 4 जहाज़ों की श्रृंखला में पहला है। ये हाइड्रोग्राफिक उपकरण से लैस है, जिसमें कि गहरे उथले जल में जो है कई प्रकार के जो है मल्टी बीम इको साउंडर्स और ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल भी शामिल होती हैं। इसमें सीमित रक्षाएं प्रदान कर सकता है। युद्ध काल में जो है आपात स्थिति में हॉस्पिटल पोत के रूप में कार्य कर सकता है। इसमें सबसे अधिक अच्छी बात यह है कि आईएनएस संधायक में 80% स्वदेशी जो है ये सामग्री का इस्तेमाल करके बनाया गया है। पैट्रियट मिसाइल जो है, पैट्रियट मिसाइल क्या है, ये आपका एक जो है कि इसका फुल फॉर्म है फेज्ड एरे ट्रैकिंग रडार फॉर द इंटरसेप्ट ऑन टारगेट। ये अमेरिका की मिसाइल है, ठीक है, जो क्या है कि थिएटर वाइट सतह से हवा में वार करती है। ये इसमें अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली में इसको माना जाता है। तो रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन युद्धबंदी को ले जा रहे जो विमान थे उसकी दुर्घटना में अमेरिका द्वारा जो आपूर्ति की गई पैट्रियट मिसाइल थी उसका इस्तेमाल किया गया था, इसलिए यह न्यूज़ में है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि कुछ सैन्य अभ्यास ये प्रीलिम्स में पूछता है, ये बीपीएससी में भी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, ये यूपीपीसीएस में भी पूछ सकता है, यूकेपीसीएस, एमपीपीसीएस और यूपीएससी में भी ये सैन्य अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी सीएपीएफ का फॉर्म आया हुआ है यूपीएससी में, इसमें ये सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, समझ लो, एक सवाल यहाँ से बनना ही तय है, ठीक है। तो सदा तनसीक किसके बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो भारत और सऊदी अरब के बीच में है। ये 29 जनवरी से 10 फरवरी तक कहाँ हुआ, राजस्थान के बीकानेर में हुआ। सदा तनसीक किसके बीच में, भारत और सऊदी अरब के बीच में, ठीक है। मिलन 2024 ये बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, भारत द्वारा आयोजित है, ठीक है। अभ्यास दोस्ती 16 ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में ये तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 शुरू हुआ। बांग्लादेश में इसमें भाग लिया पर्यवेक्षक के रूप में। तो किसके बीच में, भारत, मालदीव, श्रीलंका अभ्यास दोस्ती। और स्टीड फास्ट डिफेंडर 24 अभ्यास ये किसके जो है, ये नाटो ने शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 का अभ्यास शुरू किया है, तो नाटो का है। सदा तनसीक को ध्यान देना है, मिलन को ध्यान देना, अभ्यास दोस्ती को ध्यान देना, स्टीड फास्ट डिफेंडर को भी ध्यान देना। इस तरह से ये मिलिट्री एक्सरसाइज खत्म हो गए। सिक्योरिटीज वाला सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कल से हम लोग इकोनॉमिक्स को करेंगे, तो कल ही मैं आपको 2 क्लासेस लेकर इकोनॉमिक्स को भी कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पर्यावरण परसों से, ठीक है। वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।